हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 18 तक क्या किया था, हम लोगों ने सैम्पल पेपर को सॉल्व किया था। आज हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 19 से क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। 19 क्वेश्चन हमारा है, डिस्क्राइब एनी 4 फीचर्स ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। यानी कि हमें क्या करना है, तो इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में हमें क्या करना है, कुछ उनके फीचर्स बताने हैं। कितने फीचर्स बताने हैं हमें, तो इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी थी, तो इंडिया ने जो अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को अडॉप्ट किया है उसके हमें क्या बताने हैं, उसके हमें 4 फीचर्स बताने हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि जब हमारे कंट्री को इंडिपेंडेंस मिला था 1947 में, उससे पहले ही कहीं ना कहीं जो हमारे क्या थे, जो जवाहरलाल क्या थे, नेहरू जी थे ना, जवाहरलाल जो नेहरू जी थे वो 1940 से ही क्या कर रहे थे, 1940 के टाइम से ही क्या कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो मॉडर्न इंडिया के लिए क्या कर रहे थे, मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न उनका मानना था कि अगर इंडिया को हमें क्या करना है, मॉडर्नाइज करना है, तो हमें कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, तो इंडिया को मॉडर्नाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या करना पड़ेगा हमें, तो हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे क्या करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा रिलाई करना पड़ेगा। यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा कंट्रीब्यूशन उस कंट्री में क्या होगा, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए हमें क्या करने होंगे, अपने कंट्री को बहुत आगे लेकर के जाने होंगे। जिसके अंदर उन्होंने बात की इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की, किस चीज़ की बात की उन्होंने, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की, जिसमें कहीं ना कहीं क्या था उनके लिए, एक न्यूक्लियर पावर भी क्या था बनना, क्या था, न्यूक्लियर पावर क्या था बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एंड 1940s के टाइम से क्या किया था उन्होंने, तो न्यूक्लियर पावर के लिए क्या किया था उन्होंने, तो न्यूक्लियर पावर के लिए वो क्या कर रहे थे, टेस्टिंग कर रहे थे, उनके लिए रिसर्च वगैरह कर रहे थे अंडर द गाइडेंस ऑफ होमी जहांगीर भाभा, है ना। तो होमी जहांगीर भाभा के अंडर में क्या किया था, जवाहरलाल नेहरू ने एक बनाया था कि हम लोगों को क्या करना है, तो होमी जहांगीर भाभा के अंडर में हमें क्या करने हैं, तो न्यूक्लियर पावर के लिए क्या करने हैं, टेस्टिंग करने हैं, जिसके थ्रू इंडिया क्या करे, कहीं ना कहीं न्यूक्लियर पावर बन के निकले। अगर हम और फीचर्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले इन्होंने किया था नो फर्स्ट पॉलिसी इन्होंने बनाई थी। क्या बनाई थी, नो फर्स्ट पॉलिसी। यानी कि जो इंडिया का जो न्यूक्लियर पावर जो इंडिया अगर बना है, तो इंडिया क्या करेगा, तो अपने न्यूक्लियर पावर का, यानी कि अपने न्यूक्लियर वेपन का यूज़ क्या करेगा, पहले नहीं करेगा। अब पहले नहीं करने का रीज़न है कि जैसे हम लोग देखते हैं ना कि हमारे कंट्री में ऐसे बहुत, वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं जिनके पास क्या है, न्यूक्लियर वेपन नहीं है, जिनके पास क्या है, तो उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। जस्ट फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, तो हम लोग बात करते हैं नेपाल की, है ना, श्रीलंका। तो ये कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके पास क्या है, न्यूक्लियर वेपन नहीं है ना। ये कुछ ऐसे कंट्रीज हो गए जिनके पास क्या है, न्यूक्लियर वेपन नहीं है। तो इंडिया ने नो फर्स्ट पॉलिसी को अपनाया, जिसमें इंडिया ने कहा कि अगर हमारी किसी भी कारण से क्या होती है, तो अगर हमारी इन कंट्रीज से क्या होती है, कहीं ना कहीं लड़ाई होती है, तो हम इन कंट्री, क्योंकि ये कंट्री क्या है, न्यूक्लियर वेपन इनके पास नहीं है, तो इनके साथ अगर हमारी वॉर भी होती है, लड़ाई भी होती है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो इन कंट्री पर न्यूक्लियर वेपन को यूज़ क्या करेंगे, हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने बोला कि अगर हमारी लड़ाई किससे होती है, पाकिस्तान से, चाइना से, क्योंकि ये कुछ ऐसे, क्योंकि ये जो कंट्री है इनके पास क्या है, न्यूक्लियर वेपन है। ये कंट्री कैसी है, तो ये कंट्री न्यूक्लियर पावर कंट्री है। तो अगर हमारी लड़ाई इनके साथ होती है, तो हम फर्स्ट पॉलिसी में क्या करेंगे, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी में हम लोग इनके ऊपर क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, न्यूक्लियर वेपन को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर इन्होंने क्या किया, न्यूक्लियर वेपन हमारे ऊपर, हमारे कंट्री के ऊपर छोड़ा, तब हम क्या करेंगे, इसका जवाब क्या करेंगे, हम लोग देंगे। एंड इसी कारण हम लोग देखते हैं कि 1900 कब, तो 1974 के अंदर इंडिया ने क्या किया था, अपना पहला न्यूक्लियर क्या किया था, अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था। कब किया था, तो 1974 के अंदर इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर क्या किया था, टेस्ट किया था। एंड 1998 के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, न्यूक्लियर पावर बना था। यानी कि 1998 के अंदर हम लोग क्या बन गए थे, एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बन गए थे।
और अगर हम और बात करते हैं तो बेसिकली जो अलग अलग कंट्रीज थी, क्योंकि एक बेसिकली ट्रीटी साइन होती है, तो उस ट्रीटी के अंदर क्या बोला जाए, कमीशन के अंदर ये बोला जाता है कि आप क्या करोगे, तो न्यूक्लियर वेपन के थ्रू आपको क्या करना है। तो न्यूक्लियर वेपन जितने भी कंट्रीज क्या कर रही हैं, जो यूज़ कर रही हैं, या बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जिसमें हम बात करते हैं यूएसए के लिए, है ना, यूएसए हो गए, रसिया हो गए ना, और भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने क्या किया, तो इंडिया को कहीं ना कहीं क्या किया, कन्विंस करने की कोशिश की, प्रेशराइज करने की कोशिश की कि आप क्या करो। तो आपको ये करना होगा कि आप क्या करोगे, आप न्यूक्लियर वेपन क्या करोगे, नहीं बनाओगे, है ना। इनको क्या किया गया, तो न्यूक्लियर वेपन न बनाने के लिए क्या किया गया, इनको बोला गया। तो जिस कारण से इंडिया ने क्या किया, उस एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया, क्योंकि हमारे आस पड़ोस में कौन है, तो हमारे आस पड़ोस में ऐसे देश रह रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं क्या है, न्यूक्लियर पावर कंट्री है। और कहीं ना कहीं हम लोगों को देखने को मिलती है कि पाकिस्तान होगा, चाइना होगा, ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो कि क्या है, हमारे नेबरहुड कंट्रीज हैं, और ये न्यूक्लियर पावर भी कंट्री। और कहीं ना कहीं हमारा रिलेशन क्या है, तो पाकिस्तान से और चाइना से बहुत अच्छा नहीं है। तो इंडिया ने क्या किया, उस एग्रीमेंट पे साइन करने से क्या किया, मना कर दिया, क्योंकि इंडिया का ये कहना था कि अगर कल को क्या होती है, अगर ये हम लोग के ऊपर हमला करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इससे हमारे कंट्री को काफ़ी ज़्यादा क्या होने वाली है, नुकसान होने वाली है। तो इस कारण इंडिया ने क्या किया, इन चीज़ों को मानने से मना कर दिया। और 1998 के अंदर इंडिया ने क्या किया, 1974 के अंदर इंडिया ने न्यूक्लियर पावर को टेस्ट किया, और 1998 के अंदर इंडिया क्या बन गया, एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बन गया। ठीक है, वही अगर हम बात करते हैं तो इंडिया ने क्या बोला था, तो इंडिया ने जब 1974 के अंदर क्या किया था, न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट किया, तो इंडिया ने क्या बोला था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पीस के लिए कर रहे हैं। पीस यानी कि हम लोग कभी भी क्या करेंगे, हम लोग बस अपने सेल्फ डिफेंस के लिए क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों को रख रहे हैं। हम प्रॉमिस करते हैं कि हम कभी भी क्या करेंगे, किसी भी कंट्री पर न्यूक्लियर वेपन पहले क्या करेंगे, हमला न्यूक्लियर वेपन का नहीं करेंगे। अगर कोई कंट्री दूसरी हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन यूज़ करती है, तो उसके जवाब में ही हम क्या करने वाले, न्यूक्लियर वेपन को यूज़ करने वाले हैं। वरना वैसे हम क्या करने वाले हैं, तो हमने नो फर्स्ट पॉलिसी क्या की है, अडॉप्ट की है, जिस कारण से हम क्या करेंगे, तो हम पहले किसी भी कंट्री पर क्या करेंगे, न्यूक्लियर वेपन का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, डिस्कस द डेवलपमेंट्स दैट एस्केलेटेड द क्राइसिस विद इन द यूएसएसआर दैट हेस्टेंड इट डिसइंटीग्रेशन। अब जैसे कि हमको पता है कि यूएसएसआर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोवियत यूनियन भी बोलते हैं, तो इसका क्या हुआ था, तो इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ था इन द ईयर 1991। तो किस क्राइसिस से हुआ था, इन चीज़ों के बारे में क्या करना है, हम लोगों को बताना है ना। तो इन चीज़ों के बारे में क्या करनी है, हमें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हमारा, तो 1991 के अंदर क्या हुआ था, तो यूएसएसआर का क्या हुआ था, डिसइंटीग्रेशन हुआ था। और जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, तो उस समय पे क्या थे, गोर्बाचेव थे। कौन थे, तो गोर्बाचेव क्या थे, जनरल थे वहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने जैसे ही उन पावर में आए थे, उन्होंने क्या बोला कि हमें क्या करना होगा, कंट्री को क्या करना होगा, इकोनॉमिकली क्या करना होगा, हमें कंट्री को इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली, हमें कंट्री को क्या करने होंगे, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली, है ना, और पॉलिटिकली हमें कंट्री को क्या करने होंगे, बेटर बनाने होंगे। क्या करने होंगे हमें, तो इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली हमें कंट्री को क्या करने होंगे, अच्छे से क्या करने होंगे, बेटर बनाने होंगे। जिसके लिए उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने जिसके लिए पेरिस ट्रॉइका एंड एक उन्होंने दिया था पेरिस्ट्रॉइका एंड एक उन्होंने दिया था ग्लास नोट्स। क्या दिया था उन्होंने, ग्लास नॉस्ट। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में उन्होंने क्या बोला कि हमें कंट्री के अंदर क्या करना होगा, तो इन दो चीज़ों को हमें कंट्री के अंदर क्या करना होगा, बेटर करना होगा। क्योंकि बेसिकली रसिया की अगर हम बात करें, तो रसिया कहीं ना कहीं क्या था, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। रसिया के अंदर क्या थी उस समय पे, एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। तो इन्होंने क्या बोला कि हमें क्या करना होगा, तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना होगा, डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करना होगा। कहीं ना कहीं हमें क्या करना होगा, डेमोक्रेसी एज अ फेडरल गवर्नमेंट को हमें क्या करना होगा, अडॉप्ट करना होगा। तो हमें जो इकोनॉमिकली है, तो कहीं ना कहीं हमें क्या बनना पड़ेगा, ओपन इकोनॉमी बनना पड़ेगा। कैसी इकोनॉमी बनना पड़ेगा, ओपन इकोनॉमी क्या बनना पड़ेगा,
हमें बनना पड़ेगा। लेकिन बाद में होता है कि आफ्टर सम टाइम जो कम्युनिस्ट लोग होते हैं वो इनको क्या कर देते हैं, इनको 1991 के अंदर क्या कर, जो कम्युनिस्ट लोग होते हैं इनको वहाँ से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। जिस कारण से ये बोलते हैं कि हम लोग कैसे हैं, तो हम लोग कम्युनिस्ट लोग हैं, हम लोग फेडरल गवर्नमेंट ओपन इकोनॉमी की बात क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। लेकिन तब तक होती क्या है, तो तब तक काफ़ी लेट हो चुकी होती है, क्योंकि इन्होंने क्या दिया था, जो वहाँ पे इन्होंने फेडरल दिया था, ओपन इकोनॉमी बनाई थी, जिससे क्या हुए थे, वहाँ के लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिले, है ना। वहाँ के लोगों को क्या मिले, तो वहाँ के लोगों को फंडामेंटल राइट्स वगैरह मिले, जिससे कहीं ना कहीं उनको फ्रीडम के कहीं ना कहीं क्या हो गई, उनको फ्रीडम उनको कहीं ना कहीं दिखने लगा कि कम्युनिस्ट जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो डेमोक्रेटिक तरीके से जो इन्होंने क्या किया था, गोरबाचेव ने चलाया था, वो कहीं ना कहीं क्या थी हमारी, तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। जिस कारण से इन्होंने क्या किया, इन चीज़ों को ये लोग क्या करने लगे, अपोज करने लगे, ये लोग क्या करने लगे, इन चीज़ों के कम्प्लीटली कहीं ना कहीं क्या जाने लगे, अगेंस्ट जाने लगे, है ना। पीपल को क्या हो चुकी थी, फ्रीडम वगैरह मिल चुकी थी। जिसके बाद क्या होती है, जब ये लोग आते हैं तो पॉलिटिकली इकोनॉमिकली क्या करते हैं, बहुत चीज़ों को क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं कम्युनिस्ट लोग। जिसके बाद क्या होता है, जो आफ्टर सम टाइम यहाँ पर क्या होती है, जो 17 ईयर्स करीब करीब क्या करते हैं, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वहाँ पर जो होती है अप्रॉक्स कहीं ना कहीं 70 ईयर्स तक वहाँ पर क्या करती है, रूल करती है। इनके रूल करने के बाद भी क्या होता है, उस कंट्री के अंदर कुछ बहुत बड़ी चीज़ें क्या होती है, डेवलप वगैरह देखने को नहीं मिलती हैं। एंड जब लोगों को इस बात का रियलाइज़ होना शुरू होता है कि जो डेमोक्रेटिक जो फेडरल गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं क्या है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट से बेटर है। जिस कारण से क्या होता है, तो कम्युनिस्ट लोग क्या करते हैं, गोरबाचेव को क्या करते हैं, गोरबाचेव को कहीं ना कहीं क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, है ना। गोरबाचेव को इग्नोर करते, लोगों की जो लिबर्टी होती है, फ्रीडम होती है, उनको कहीं ना कहीं क्या करते हैं, ये लोग इग्नोर करते हैं। जिस कारण से क्या होती है, लोग यहाँ पर अगेंस्ट होते हैं। एंड हम लोग को देखने को मिलती है कि कुछ ऐसे पार्ट्स थे जो यूएसएसआर के जो अलग अलग कंट्रीज थे, जैसे कि हम बात कर लेते हैं हंगरी की, है ना, हम बात करते हैं हंगरी की, चेकोस्लोवाकिया की, है ना, चेकोस्लोवाकिया, है ना, हंगरी हो गए हमारे, चेकोस्लोवाकिया हो गए, है ना। तो इस तरह की जो कंट्री थी, बुल्गारिया थी, है ना, कौन सी कंट्री थी, बुल्गारिया थी, बुल्गारिया कंट्री थी, है ना, पोलैंड कंट्री थी। तो ये कहीं ना कहीं क्या होने लगे, धीरे धीरे यहाँ से अलग होते गए। और सडनली 1991 के अंदर क्या होता है, 1991 के अंदर जो हमारा यूएसएसआर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोवियत यूनियन क्या बोलते हैं, यूएसएसआर जो क्या होता है, इसका क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है। 15 अलग अलग कंट्रीज में क्या होता है, ये इसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। तो ये बेसिकली क्या थे हमारे, तो इसमें हमने देखा कि किस तरह से क्या होता है, ऐसे कौन कौन से क्राइसिस आए थे, इस कारण से क्या होता है हमारा, तो यूएसएसआर का क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, इन स्पाइट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स श्रीलंका हैज रजिस्टर्ड कंसिडरेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिकॉर्डेड हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी कि इसमें बोला गया कि श्रीलंका के अंदर क्या थी, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट थी। कॉन्फ्लिक्ट यानी कि सिविल वॉर, यानी कंट्री के अंदर में ही क्या थी, लोग आपस में क्या कर रहे थे, अलग अलग कंट्री के ग्रुप्स अलग अलग पार्ट में एक दूसरे के अगेंस्ट ही क्या कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। इसके बाद भी श्रीलंका ने क्या किया है, कंसिडरेबल इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ पे देखने को मिली है। कंट्री में भले ही क्या चल रही थी, सिविल वॉर चल रही थी, कंट्री के अंदर क्या थे, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे। इसके बाद भी क्या हुआ था, कंट्री ने इकोनॉमिक बहुत अच्छा क्या किया था, ग्रोथ किया था। और हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री ने क्या किया था, वहाँ पर रिकॉर्ड किया था। तो जैसा हमें देखने को मिलता है कि श्रीलंका के अंदर सिन्हली लैंग्वेज जो होता है, सिन्ही लैंग्वेज और तमिल लैंग्वेज, ये दो जो अलग अलग ग्रुप के जो लोग होते हैं, इनमें कहीं ना कहीं क्या होती है, इनके अंदर ही क्या होती है, सिविल वॉर होती है कंट्री के अंदर डोमिनेंस वगैरह को लेकर के। लेकिन इसके बाद भी क्या होता है, श्रीलंका जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, इकोनॉमिकली क्या करता है, श्रीलंका बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है। जैसा हमें देखने को मिलता है कि श्रीलंका क्या था, वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री था जिसका बेसिकली हमें क्या देखने को मिलता है, तो श्रीलंका का पर कैपिटा क्या था, श्रीलंका का पर कैपिटा जो जीडीपी है वो क्या था, अप्रॉक्स क्या था, सबसे ज़्यादा डेवलपिंग कंट्री में सबसे ज़्यादा क्या था, ये हाईएस्ट था। वहीं श्रीलंका क्या बनता है, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर क्या बनता है श्रीलंका, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर श्रीलंका क्या बनता है,
तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जो श्रीलंका है वो फर्स्ट कंट्री बनता है। क्या बनता है? फर्स्ट कंट्री बनता है जिसने क्या किया था? लिबरलाइजेशन को क्या किया था? उसने अडॉप्ट किया। किसने? तो श्रीलंका क्या बनता है? तो श्रीलंका डेवलपिंग कंट्रीज़ में मतलब फर्स्ट कंट्री बनता है जिसने क्या किया था? तो जिसने हमारे लिबरलाइजेशन को क्या किया था? अडॉप्ट किया था इन द ईयर 1977, है ना। कब किया था? 1977। वहीं हम बात करते हैं अगर चाइना की, तो चाइना ने कब अडॉप्ट किया था लिबरलाइजेशन को? तो 1978 के अंदर। और इंडिया की हम बात करें, जैसा हमें पता है, तो इंडिया के अंदर जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे वो 1991 में हुए थे। यानी कि क्या बनता है? श्रीलंका वन ऑफ द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्रीज बनता है। इसका पर कैपिटल जीडीपी क्या था? सबसे ज़्यादा हाईएस्ट था, है ना। फर्स्ट डेवलपिंग कंट्रीज में आता है श्रीलंका, जिसका कि क्या था हमारा, जिसने फर्स्ट ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं जिसने लिबरलाइजेशन को क्या किया? सबसे पहले इन द ईयर 1977 के अंदर ही क्या किया था? अडॉप्ट किया था। इसके बाद हम बात करते हैं तो कंट्री के अंदर क्या थी? फर्स्ट कंट्री बनती है। यहीं पे क्या था? श्रीलंका डेवलपिंग कंट्रीज में फर्स्ट कंट्री था जिसने क्या किया था? रेट ऑफ क्या किया था? जिसने रेट ऑफ ग्रोथ क्या किया था? रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या किया था? इसने रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को इसने क्या किया था? तो इसने कहीं ना कहीं अपने कंट्री के पॉपुलेशन को भी क्या किया था? कंट्रोल किया था। जिस कारण से कंट्री पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती है तो हमारे रिसोर्सेज को हम लोग क्या कर पाते हैं? बहुत अच्छे से बेटर क्या कर पाते हैं? उसको यूज़ कर पाते हैं ना। कहीं हमें देखने को मिलता है कि श्रीलंका जो सिविल वॉर चल रही थी, तो सिविल वॉर होने के बाद भी कंट्री के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद श्रीलंका ने क्या किया था? डेमोक्रेसी को क्या किया था? अडॉप्ट किया। डेमोक्रेसी को क्या किया? उसने अडॉप्ट किया। श्रीलंका ने डेमोक्रेसी से कहीं भी क्या किया? कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जिस कारण से हमें देखने को मिलता है कि श्रीलंका ने क्या किया था? तो ह्यूमन डेवलपमेंट वहाँ किया था, हाईएस्ट था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। और इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ पर हमें क्या देखने को? अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। आगे में बताई गई है, हाईलाइट एनी 4 हर्डल्स इन द पाथ ऑफ बिल्डिंग अ स्टेबल डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या, तो जैसा कि हमें पता है कि पाकिस्तान के अंदर हमें डेमोक्रेसी ठीक से देखने को नहीं मिलती है। अगर वहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट भी होती है तो आफ्टर सम टाइम वहाँ पर क्या होता है? तो आफ्टर सम टाइम वहाँ पर जो मिलिट्री रूल वहाँ पर क्या जाती है? आ जाती है। जैसा कि अभी करेंटली क्या है हमारे पाकिस्तान में देखने को मिलता है कि जो इमरान खान जो पीएम थे श्रीलंका के, पाकिस्तान के, कहीं ना कहीं आज उनको क्या कर दिया गया? जेल के अंदर बंद कर दिया गया। इस तरह के पाकिस्तान के अंदर क्या होते हैं? ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट वगैरह होते रहते हैं जो कहीं ना कहीं क्या होता है? पाकिस्तान के डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए हर्डल्स हैं। तो ऐसे कौन से हर्डल पॉइंट्स हैं जो पाकिस्तान को क्या करते हैं? डेमोक्रेटिक कंट्री बनने से क्या करते हैं? रोकते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं कि लैक ऑफ जेन्यून क्या है? आपको उनको इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिलता है। क्या मिलता है उनको? लैक ऑफ क्या है वहाँ पर श्रीलंका के, पाकिस्तान के अंदर? लैक ऑफ जेन्यून क्या है? लैक ऑफ जेन्यून इंटरनेशनल सपोर्ट। इंटरनेशनल सपोर्ट, इंटरनेशनल क्या मिलता है उनको? सपोर्ट ठीक से नहीं मिल पाता, जिस कारण से उनके अंदर क्या है? कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी हमें देखने को नहीं मिलती, जिस कारण से वहाँ बार बार क्या जाती है? मिलिट्री रूल वगैरह वहाँ पर हमें क्या होती है? तो देखने को हमें वहाँ पर बार बार क्या मिलती है? मिलिट्री रूल देखने को पाकिस्तान के अंदर मिलती है। वहीं सेकंड हम लोग बात करें तो सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जैसे यूएसएस। अब यूएसएस भी क्या करता है? वहाँ के मिलिट्री रूल को क्या करता है? कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। यूएसए हो गए जो डेवलप्ड कंट्रीज, यूएसए हो गए, रसिया, चाइना हो गए, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं क्या करते हैं? जो यूएसए हो गए हमारे ना, यूएस जो हो गए, है ना, चाइना हो गए, तो ये सारे कंट्रीज भी कहीं ना कहीं क्या करते हैं? पाकिस्तान के अंदर ये लोग भी क्या करते हैं? मिलिट्री रूल को कहीं ना कहीं क्या करते हैं? मिलिट्री रूल को क्या करते हैं? पाकिस्तान के अंदर सपोर्ट करते हैं। क्योंकि इनको लगता है, इनके डर किस बात के? क्योंकि पाकिस्तान के पास क्या है? तो पाकिस्तान एक कैसा कंट्री है? तो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है। पाकिस्तान क्या है? एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है, जिससे कहीं ना कहीं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको इस बात का डर होता है, क्योंकि अगर वहाँ पर क्या आ गई? डेमोक्रेसी आ गई, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है? जो न्यूक्लियर पावर, जो पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर वेपन है वो कहीं और चला जाए, किसी अलग हाथ में चला जाए। जिस खास अगर मिलिट्री रूल रहेगा तो उनको इस बात की क्या है?
कन्फर्मेशन होंगे कुछ न्यूक्लियर पावर वह कम से कम किसके पास रहेगा, मिलिट्री के पास ही रहेगा। और कहीं ना कहीं मिलिट्री को हम लोग दें जो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फंडिंग की जाती है जो अदर फॉरेन कंट्री से, यूरोपियन कंट्री से, जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को क्या करती है, अपने न्यूक्लियर वेपन को यूज़ न करने के लिए कहीं ना कहीं क्या करती है, उनको एक तरह से कन्विंस करते हैं कि हाँ उनको फंडिंग दी जाती है, जिस कारण से वो कहीं ना कहीं क्या कर पाते हैं, अपने मिलिट्री वेपन को फ्रीली क्या करती है, वहाँ की आर्मी यूज़ नहीं कर पाती है। सेकंड हम लोग देखते हैं कि जो पाकिस्तान है उसका, पाकिस्तान का इंडिया से क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या रहता है, हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है। जो पाकिस्तान है तो पाकिस्तान का हमें क्या देखने को मिलता है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में क्या हमें देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। क्या मिलता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। जैसे कि हम लोग बात करें कि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जो वॉर हुई थी, फर्स्ट हुई थी 1947, 1948 में जो वॉर हुई थी। सेकंड हम लोग बात करें तो 1965 में वॉर हुई थी। थर्ड की हम बात कर लेंगे तो 1971, जिसमें क्या हुआ था, बांग्लादेश एक अलग कंट्री क्या हुआ था, पाकिस्तान से टूट करके बना। जो पाकिस्तान ईस्टर्न पाकिस्तान था वो टूट कर क्या बना था, बांग्लादेश एक नया कंट्री क्या हुआ था, बना था। और लास्ट हम लोग बात करते हैं तो 1999 में कारगिल वॉर हुआ था। क्या, कारगिल का वॉर हुआ था हमारा पाकिस्तान से। तो जिस कारण से क्या होता है, वहाँ के कुछ लोग भी ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, पाकिस्तान के, इवन तो हर लोग ऐसे नहीं, हर ग्रुप ऐसे नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसे पर्टिकुलर ग्रुप्स हैं जो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री रूल का क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि अगर इंडिया के अंदर कैसी गवर्नमेंट है, तो इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट है। कैसी गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म क्या है, इंडिया के अंदर गवर्नमेंट है। तो उनको लगता है कि अगर इंडिया के अंदर भी क्या आ जाएगा, अगर पाकिस्तान के अंदर भी, क्योंकि अगर इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और अगर कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर भी क्या आ जाएगा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं क्या होगा, ये कंट्री आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं क्या होगा, पाकिस्तान को नुकसान होगा। जिस कारण से वो लोग क्या करते हैं, ये दोनों कंट्री आपस में मिल जाएंगे, जिस कारण से सर्टेन ग्रुप्स क्या करते हैं, पाकिस्तान के अंदर खुद ही वो क्या करते हैं, वहाँ की मिलिट्री रूल को क्या करते हैं, वो लोग सपोर्ट करते हैं। साथ ही हमें देखने को ये मिलता है कि पाकिस्तान के अंदर हम लोग बात करेंगे जो सोशल डोमिनेंस है, वो कहीं ना कहीं आर्मी का क्या होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है। फिर उनकी हम बात कर, जो उनके रिलीजियस लीडर्स हैं, है ना, क्या है, उनके जो रिलीजियस ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं, क्या है, रिलीजियस आर्मी, रिलीजियस उनके क्या होगा, एक तरह से हम लोग उनको लीडर बोल सकते हैं ना, कि धार्मिक गुरु हो गए उनके, है ना, रिलीजियस उनके जो लीडर हैं, उनका कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि पाकिस्तान के अंदर जैसे उनके मौलवी हो गए, मौलाना हो गए ना, इन तरह के जो लोग हैं पाकिस्तान के, जो उनके धार्मिक गुरु होते हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के उनका क्या होता है, बहुत ज़्यादा उनके डिसीजन में क्या होता है, कहीं ना कहीं रोल होता है ना। पाकिस्तान में कुछ काम वगैरह अगर किया जाता है तो उनसे कहीं ना कहीं क्या ली जाती है, परमिशन वगैरह ली जाती है। साथ ही हमें देखने को मिलता है कि पाकिस्तान के अंदर आज भी क्या वहाँ पर है, ज़मींदारी सिस्टम वगैरह है। तो जहाँ पर ज़मींदारी सिस्टम की बात आती है तो जहाँ पर क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं, ज़मींदार क्या होते हैं, उनके पास जब बहुत पैसा होता है तो कहीं ना कहीं अपने हिसाब से क्या करते हैं, इलेक्शंस वगैरह को क्या करते हैं, लीड करते हैं। कहीं ना कहीं उनको जिस पार्टी को लगता है कि वो पार्टी मेरे लिए काम करेगी, तो कहीं ना कहीं उस पार्टी को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, फेवराइज करते हैं। जिस कारण से हमें क्या देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे हर्डल पॉइंट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं क्या है, पाकिस्तान के अंदर हमें देखने को मिलते हैं कि वहाँ पर डेमोक्रेसी क्या होती है, ठीक से इस्टेब्लिश नहीं हो पाती है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्या है हमारे, द कल्चर ऑफ द पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली डोमिनेंट सोसाइटी leaves its imprint on a less powerful society, एनालाइज दिस स्टेटमेंट। यानी कि स्टेटमेंट हमें बोल रहा है जो कल्चर है पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली जो कहीं ना कहीं का एक डोमिनेंट सोसाइटी है, उनका जो कल्चर है, जो पॉलिटिकली जो भी इकोनॉमिकली जो भी चीज़ है, जो कंट्री क्या होती है, जो लेस पावरफुल कंट्री हम बात कर ले या जो कहीं लेस पावरफुल सोसाइटी की बात करें, तो जो अमीर की क्या है जो कल्चर है, ऐसे सोसाइटी जो बहुत ही डोमिनेट कर रही है, जिनका कल्चर क्या है बहुत ज़्यादा रिच है। जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ की हम लोग बात करें तो उनका कहीं ना कहीं क्या है कल्चर जो होता है, जो लेस पावरफुल सोसाइटी है उनके ऊपर कहीं ना उनका कल्चर हमें उनका छाप देखने को हम लोग बोल सकते हैं कि इम्प्रिंट उनका कहीं ना कहीं छाप हमें देखने को क्या होता है मिल जाता है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें अगर हम इस स्टेटमेंट को हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करें तो इसमें सबसे पहला हमें क्या देखने को मिलता है, तो अगर हम बात कर ले तो एक्सटर्नल जो इन्फ्लुएंस होता है, यानी कि जो बाहरी लोगों का या बाहरी सोसाइटी का जो हमारे कंट्री के अंदर क्या है जो इन्फ्लुएंस है, वो कहीं ना कहीं क्या होता है हमारे चॉइस को क्या करता है, वो हमारे चॉइस को क्या करता है, वो हमारे चॉइस को कहीं ना कहीं इनलार्ज करता है। क्या करता है, हमारे वो
चॉइस को इनलार्ज करता है, लेकिन इससे क्या होता है, हमें चॉइस को इनलार्ज तो करता है, लेकिन इससे हमारे ट्रेडिशन क्या होते हैं, इससे हमारे ट्रेडिशन कहीं ना कहीं क्या होते हैं, अफेक्ट नहीं होते हैं। इससे हमारे ट्रेडिशन क्या होते हैं, अफेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है वो हमारे कल्चर को, चॉइस को कहीं ना कहीं क्या करता है, मॉडिफाई करता है। हमारे जो चॉइस हो गए, हमारे क्या हो गए, कल्चर हो गए, इन चीज़ों को मॉडिफाई करता है, लेकिन हमारे ट्रेडिशन इससे कहीं ना कहीं पूरी तरह से क्या होते हैं, अफेक्ट नहीं होते हैं। जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इडली की बात कर लेते हैं। जैसे हम लोग जो इडली डिश खाते हैं हम लोग, तो उसका रिप्लेसमेंट हमें कभी क्या करेगा, जो हमारे बर्गर, जो हम लोग बर्गर है या फिर जो पिज़्ज़ा हो गए, इनका क्या होगा, ये भले हमें क्या मिलेगा, इनके आने से जैसे हमारा जो ट्रेडिशनल है, हमारा इडली हमारा ट्रेडिशनल इंडियन फूड में आ जाता है, लेकिन हम बात जो एक्सटर्नल फोर्सेस आज एक्सटर्नल हमें चॉइस देखने को मिल रहा है, कल्चर देखने को मिल रहे हैं, जो हमें अदर कंट्री से देखने को मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं क्या बर्गर पिज़्ज़ा इस तरह की चीज़ हो गए, तो ये कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, तो ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं हमें क्या कर रही है, एक ब्रॉडर चॉइस दे रही है, हमारी इनलार्ज चॉइस दे रही है ना, वहाँ की कल्चर हमें दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ये ट्रेडिशन को क्या करेंगे, इफेक्ट नहीं करेंगे। अब क्योंकि क्या करेंगे, इनका इडली, जैसे बर्गर की हम बात करें, पिज़्ज़ा, इनका इडली का ये क्या होता है, रिप्लेसमेंट ये हो सकते हैं, तो इनके रिप्लेसमेंट नहीं हो सकते अनलेस से क्या हमें चॉइस इनलार्ज देते हैं, है ना, हमारे कल्चर को भी क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, चॉइस देते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल बात करें, हम लोग अपने ट्रेडिशन फूड में क्या, ट्रेडिशन ड्रेस में क्या देखते हैं, जैसे इंडियन का जो ट्रेडिशन ड्रेस है वो क्या है, हमारी धोती कुर्ता हो गए, है ना, या फिर हमें देखने साउथ में हमें लुंगी वगैरह भी देखने को मिलती है ना। तो इस तरह के जो चीज़ें हम लोग जीन्स, फॉर एग्जाम्पल जीन्स वगैरह भी हैं, जैसे जीन्स वगैरह क्या हो गया, हमारे जो बाहर के ट्रेडिशन ड्रेस, जो बाहर के हमें कल्चर देखने को मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे ट्रेडिशन को अफेक्ट नहीं करते हैं ये चीज़ें, है ना। कभी आज भी हमारे यहाँ पर शादी वगैरह होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, धोती कुर्ता वगैरह ही क्या करते हैं हम लोग, ज़्यादातर लोग जिनकी शादी होती है वो पहनते हैं ना। तो कहीं ना कहीं हमें क्या देखने को, जैसे हम लोग पूजा घर में कराते हैं, हम लोग पूजा वगैरह होती है, तो भी हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं ड्रेस का यूज़ करते हैं। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कुर्ता के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग जो कुर्ता पहनते हैं इसके साथ हम लोग जीन्स को भी क्या कर सकते हैं, मिक्स करके हम लोग क्या कर सकते हैं, पहनते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ों क्या करते हैं, पहनते हैं। तो इससे क्या मिलता है हमें, तो हमारा जो कल्चर क्या होगा, इससे हमारा कल्चर क्या होता है, कल्चर कहीं ना कहीं फ्लो होता है, एक कंट्री का दूसरी कंट्री से कल्चर तो फ्लो होता है, हमें चॉइस भी क्या करता है, वो इनलार्ज देता है, लेकिन उससे हमारा ट्रेडिशन क्या होता है, अफेक्ट नहीं होता है। जैसे आज भी क्या होता है, जैसे हम लोग वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, लेकिन उससे कहीं हमारे ट्रेडिशन क्या होने, हमारे ट्रेडिशन क्या होने में बदलने वाले नहीं है ना। अगर हम लोग पूजा करने की बात करें, तो आज हम लोग पूजा करने कहाँ जाएंगे, टेम्पल में ही जाएंगे, है ना। चर्च में हम लोग क्या पूजा करने जाएंगे, आज भी नहीं। तो हमें ब्रॉडर चॉइस तो मिलती है ना, लेकिन इन लार्ज हमें चॉइस में, ब्रॉडर हमें चॉइस देखने को मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रेडिशन को कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, अफेक्ट नहीं करते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं ना जिससे हमें क्या देखने को ये चीज़ें मिलती हैं, जिससे हम लोग कहीं आगे चल कर देखेंगे तो इससे कहीं क्या होता है, तो इसमें जो सोसाइटी होती है कहीं ना कहीं कैसी बनती है, तो जो सोसाइटी होती है वो होमोजेनियस हो रही है, कहीं ना कहीं क्या हो रही है, सोसाइटी हमेशा हर जगह पे क्या हो रही है, एक जैसी हो रही है, होमोजेनियस हो रही है, जो कहीं ना कहीं क्या है, हमारे वर्ल्ड के लिए, अलग अलग कंट्रीज़ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है नहीं है, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट होता है वो कहीं ना कहीं जो लेस पावरफुल सोसाइटी है इनके ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। हमें चॉइस मिलती है, ब्रॉडर चॉइस भी मिलती है ना, लेकिन इससे कहीं ना कहीं क्या मिलेगा, हमारे ट्रेडिशन को भी बहुत ज़्यादा ये अफेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन इसके बाद भी चीज़ें कैसी होती हैं, होमोजेनियस, सारे चीज़ एक जैसे करीब करीब हर जगह पे चीज़ें हमें देखने को मिलते जा रही हैं, जिससे हमें क्या देखने को मिलती है, तो जिससे कहीं ना कहीं ये क्या होता है, सोसाइटी के लिए क्या है, हार्मफुल है, हमारे सोसाइटी के लिए क्या है, बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, एनालाइज द इकोनॉमिक इफेक्ट। क्या है, एनालाइज द इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन डेवलपिंग नेशन, है ना। हम यहाँ पे क्या बात की जा रही है, तो इकोनॉमिक क्या बात की जा रही है यहाँ पर, तो इकोनॉमिक बात की जा रही है। तो जो ग्लोबलाइजेशन का क्या हुआ, जो डेवलपिंग नेशन है, कैसे नेशन है, तो जो डेवलपिंग नेशन है उनका क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर क्या इफेक्ट हमें देखने को मिला है, इसके बारे में क्या करने हैं, हमें बात करने हैं ना। किसके बारे में बात करने हैं, तो ग्लोबलाइजेशन का जो डेवलपिंग नेशन है तो उनके ऊपर इनका क्या इफेक्ट देखने को मिला है। अगर हम सबसे पहली बात करें तो जो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू क्या हो रहा है, तो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू जो डेवलपिंग नेशन है, कैसे नेशन है, तो जो डेवलपिंग नेशन है, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू जो जितने भी क्या हैं डेवलपिंग नेशन है वो अपना सामान क्या कर सकते हैं, अदर कंट्री को क्या कर सकते हैं, सेल देयर
सेल देयर गुड्स टू अनदर कंट्री, क्या कर सकते हैं, वो अपना सामान दूसरे कंट्री को भी क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन के आने से यानी कि वैश्वीकरण से आने से पूरी दुनिया क्या हो चुकी है, आपस में कहीं ना कहीं क्या हो चुकी है, जुड़ चुकी है। जिससे डेवलपिंग नेशन क्या कर सकते हैं, अब वो अपने सामान को दूसरे कंट्री के साथ भी क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। अब इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जब दूसरे कंट्री को बेचेंगे तो इस कंट्री में क्या आ जाएगा, तो हमें कहीं ना कहीं पैसा ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो अदर कंट्री का भी क्या करेगा, डेवलपिंग नेशन जो मनी आएगा, मनी का जो फ्लो होगा, इससे कहीं ना कहीं कंट्री का क्या होगा, एक अच्छा खासा डेवलप होगा। साथ ही हमें क्या देखने को मिलते हैं, जो बड़ी बड़ी जो कंपनी जो हमारे ग्लोबलाइजेशन के आने से क्या होता है, तो कैपिटल का भी क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट का भी क्या होता है, फ्लो होता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, अच्छा खासा होता है। यानी कि जो दूसरे कंट्री होंगे, कोई जो डेवलप्ड कंट्रीज होंगे, वो क्या करेंगे, अलग अलग कंट्री में क्या करेंगे, जाकर के अपनी फैक्ट्रीज वगैरह लगाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं क्या करेंगे, पूंजी लगाएंगे ना, फैक्ट्री को सेटअप करेंगे, अपने बिजनेस को क्या करेंगे, नई नई कंट्री में स्टार्ट करेंगे। इससे कहीं ना कहीं क्या होगा, जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे कोई भी डेवलप कंट्रीज या कोई भी बड़ी कंपनी किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में, तो वहाँ पर फैक्ट्री या इंडस्ट्री लगाने से क्या होगा, तो उस पर्टिकुलर एरिया में क्या मिलेगा, लोगों को जॉब की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होगी, लोगों को वहाँ पर क्या मिलेगा, जॉब वगैरह भी क्या होगा, लोगों को वहाँ पर मिलेगा। तो इसका भी क्या होता है, बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट होता है। थर्डली हम बात कर लेते हैं, तो आइडिया एक्सचेंज होते हैं। क्या होते हैं, आइडिया एक्सचेंज होते हैं। अब आइडिया एक्सचेंज की हम लोग बात कर लें, जैसे इंटरनेट वगैरह को हम लोग बात करते हैं, इंटरनेट कहीं ना कहीं क्या ग्लोबलाइजेशन का बहुत बड़ा क्या है, इम्पैक्ट है। आज इंटरनेट के थ्रू क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन के थ्रू पूरी दुनिया क्या हो चुकी है, जुड़ चुकी है। आज ना यूएसए में क्या चीज़ें हो रही है, हमें सर्टेन टाइम सेम टाइम पे हमें क्या देखने को मिलती है, तो इंडिया के अंदर वो चीज़ें क्या हो रही है, नहीं हो रही है, उसके बारे में भी हमें क्या मिलती है, इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। एंड लास्टली अगर हम लोग बात करें, तो पीपल का भी क्या होता है, पीपल भी क्या करते हैं, जो लोग होते हैं, तो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू लोग भी क्या होते हैं, वो फ्रीली क्या करते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री क्या करते हैं, मूव क्या हो जाते हैं लोग, यहाँ पर लोग फ्रीली क्या करते हैं, मूव करते हैं। लोग फ्रीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं वन कंट्री टू अनदर, है ना। लोग भी क्या कर सकते हैं इससे, तो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू होने से लोग भी क्या कर सकते हैं, एक कंट्री के लोग दूसरे कंट्री क्या कर सकते हैं, आसानी से जा सकते हैं जॉब के अपॉर्चुनिटी के लिए। जैसा कि हम लोग देखते हैं सिलिकॉन वैली है, क्या है, जो यूएसए के अंदर एक सिलिकॉन वैली है। यूएसए में जो सिलिकॉन वैली है यूएस के अंदर, वहाँ पर 3 लाख कितने, तो 3 लाख इंडियन वहाँ पर क्या करते हैं, यूएसए की सिलिकॉन वैली में क्या करते हैं, वहाँ पर काम करते हैं। तो ये चीज़ें आज पॉसिबल किसके थ्रू है, तो आज ये चीज़ें पॉसिबल है हमारी ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। जैसा कि आज हम लोग देखते हैं हमारे कंट्री में, अगर हम लोग इंडिया की बात कर लें, तो आज इंडिया के अंदर हम लोग क्या देखने को मिलते हैं, जो KFC हमें देखने को मिल रही है ना। हमें अगर मैकडोनल्ड देखने को मिल रही है ना। अगर हम लोग बात कर लें तो इस तरह की जो अलग अलग जो कंपनीज़ हैं, है ना, जैसे हम लोग बात कर लें लेवाइस की बात कर लें, तो इस तरह की जो भी कंपनीज़ हैं जो विदेशी कंपनी हैं, तो आज ये इंडिया के अंदर अपने बिजनेस को क्यों कर पा रही हैं, तो इसी रीज़न से बस कर पा रही हैं क्योंकि आज क्या हो चुका है, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू क्या हो चुका है, लोगों का फ्रीली मूव होना इजी हो चुका है ना। कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या हो चुके हैं, इजी हो चुके हैं। लोग अपने सामान एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, इजीली बेच सकते हैं। वही हम बात करने के ग्लोबलाइजेशन की, इंडिया ने इसको अडॉप्ट कब किया था, तो इंडिया ने 1991 में क्या किया था, इंडिया ने अपना इकोनॉमिक क्या किया था, रिफॉर्म्स किया था। क्या किया था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया था। जिसके बाद इंडिया ने क्या किया था, LPG को इंडिया ने क्या किया था, अडॉप्ट किया था, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, लिबराइजेशन, है ना, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इंडिया ने क्या किया था, 1991 के अंदर इंडिया ने क्या किया था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया था। जिसके बाद इंडिया ने क्या किया था, LPG यानी कि लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को क्या किया था, अडॉप्ट किया था। जिसके बाद हमें क्या देखने को मिलती, तो कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज का ग्लोबलाइजेशन होने से क्या होता है कि उसके इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट होता है, तो हमें चीज़ों को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारे हैं रीजनल डिमांड्स from different parts of India exemplify the principle of unity with diversity. Do you agree? Support your answer
विथ एप्रोप्रिएट आर्गूमेंट्स, यानी कि हमें यहाँ पे बोलने देखने को ये मिल रहा है कि कोई भी क्या है हमारे, तो एक जो रीजनल डिमांड्स होते हैं, जिनके रीजनल जो एस्पिरेंट्स होते हैं कंट्री के अंदर, जो अलग जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हो गए, जो रीजनल ग्रुप ऑफ पीपल हो गए, वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, तो कंट्री इंडिया के अंदर क्या करते हैं, वो लोग डिमांड करते हैं। और जो डिमांड करते हैं, जो डिमांड बेसिकली रीजनल डिमांड जो है, उसके बाद हमारा कंट्री कहीं ना कहीं यूनिटी विद डाइवर्सिटी में हमारा कंट्री क्या रहता है। तो इस चीज़ों को हमें क्या करना है, तो हमें पूछ रहा है कि क्या हम इस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या हम इस स्टेटमेंट से क्या कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं, और अगर हम या फिर एग्री नहीं कर रहे हैं। सपोर्ट योर आंसर विथ एप्रोप्रिएट आर्गूमेंट्स, तो इसमें हमें बस ये बतानी है कि क्या जो स्टेटमेंट ऊपर दी गई है हम उस स्टेटमेंट से एग्री कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। अगर हम अपने उस स्टेटमेंट से एग्री कर रहे हैं तो उसके बिहाफ में हमें क्या देने हैं, कुछ हमें पॉइंट्स, कुछ आर्गुमेंट्स बताने हैं कि हम इस स्टेटमेंट को सपोर्ट एग्री क्यों कर रहे हैं। और अगर हम इस स्टेटमेंट को क्या कर रहे हैं, एग्री नहीं कर रहे हैं इस स्टेटमेंट से, तो हमें उसके भी रीज़न देने हैं कि आखिर हम इस स्टेटमेंट से क्या कर रहे हैं, एग्री क्यों नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं कि रीजनल डिमांड की किसकी बात कर रही है, यहाँ पर रीजनल डिमांड की बात की जा रही है। तो जो रीजनल डिमांड है क्या है, हमारा जो रीजनल डिमांड है इंडिया के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है, हमारे डेमोक्रेसी का ही क्या है, एक पार्ट है। क्या है, हमारे डेमोक्रेसी का ही क्या है, रीजनल डिमांड जो होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या हमारे डेमोक्रेसी के पार्ट आते हैं। तो इसके थ्रू हमें करना क्या है, तो जो रीजनल डिमांड होते हैं इनको हमें क्या करना है, जो भी रीजनल लोगों की डिमांड हो रही है हमें उनके डिमांड को मानना है। क्योंकि अगर हम उनके डिमांड को नहीं मानेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होंगे, वो हमारे अगेंस्ट होंगे, जिससे कहीं ना कहीं क्या होगी, एक सिविल वॉर जैसी कंडीशन क्या होगी, कंट्री के अंदर आएगी, जिससे इनको भी नुकसान होगा और हमारे कंट्री के लिए भी क्या ये चीज़ें नुकसान करेंगी। तो इसमें हमें क्या करना होगा, तो उनके जो भी डिमांड्स होते हैं हमें उनको डिमांड को सुनना है और उनके डिमांड को क्या करना होता है, मानना होता है। बस हमें कोशिश ये करनी है कि वो इंडिया के पार्ट से क्या हो, अलग ना हो, है ना। बस वो क्या हो, इंडिया के पार्ट से अलग ना हो। वही अगर हम बात करते हैं, जैसे हमारे कंट्री में ऐसे बहुत सारे पार्ट हमें देखने को मिलते हैं, स्पेशली हमें इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में क्या देखने को मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे पार्ट देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग बात कर लें ना असम की बात, सिक्किम की बात कर ले, सिक्किम हम लोग बात करते हैं ना, मणिपुर की, आसाम की बात कर ले, है ना। अगर हम लोग पंजाब में बात कर ले, पंजाब में जो क्या करते हैं, तो पंजाब के अंदर भी क्या कर रहे हैं लोग, अलग अलग बार बार क्या करते हैं, खालिस्तानी जो लोग होते हैं वहाँ पर क्या करते हैं, बार बार क्या करते हैं, रीजनल वहाँ के जो डिमांड्स को लेकर के क्या करते हैं, वो अलग होने की बार बार क्या करते हैं, वो लोग बातें करते हैं, है ना। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ क्या, ये प्रॉब्लम जो है, तो ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इंडिया के साथ नहीं है, यूके में भी क्या है, यूके में जो स्कॉटलैंड है वो भी क्या करते रहता है। तो यूके के अंदर जो स्कॉटलैंड कंट्री, स्कॉटलैंड है ना, यूके के अंदर जो स्कॉटलैंड है वो भी कहीं ना कहीं क्या करता है, रीजनल डिमांड करने को लेके अलग करता है। वही हम बात कर ले अपने पाकिस्तान की, जो हमारा क्या है, नेबरिंग कंट्री है, जो पाकिस्तान हमारा है, उसके अंदर भी क्या है, बलूचिस्तान जो उसका पार्ट है, कौन है, जो बलूचिस्तान जो पार्ट है वो भी क्या करता है, रीजनल डिमांड को लेके पाकिस्तान से हमेशा क्या कर रहा है, अलग होने की बातें क्या कर रहा है। तो हमें इस कंडीशन में क्या करना है, इनको सप्रेस नहीं करना है, क्या करना है, हमें इनको दबाना नहीं है, है ना, कि हम आपकी बात क्या करेंगे, नहीं मानेंगे। हमें क्या करनी है, इनकी बातों को सुननी है, इनके क्या डिमांड है इनको माननी है, बजाय बस हमें कोशिश क्या करनी है, ध्यान क्या रखना है कि किसी भी तरह से इंडिया से अलग होकर न जाए, इनके जो भी डिमांड्स होंगे उनको हमें क्या करना है, मानना है। वही हम बात करें तो हम लोग सेकंड क्या कर सकते हैं, और भी इनके लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, पावर शेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग, पावर शेयर कर सकते हैं। नहीं, पावर शेयरिंग अलग अलग लेवल पे, नहीं सेंट्रल लेवल पे ना, सेंट्रल लेवल पे हम लोग कर सकते हैं, स्टेट लेवल पे, है ना, और कहीं ना कहीं रीजनल लेवल पे। तो अगर हम लोग इनके साथ क्या करेंगे, पावर शेयरिंग करेंगे, गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में इनका कंट्रीब्यूशन लेंगे, इनको भी क्या करेंगे, जो रीजनल एंड स्टेट एंड सेंट्रल लेवल पे इनको भी क्या करेंगे हम लोग, इनके पावर देंगे, तो कहीं ना कहीं क्या होंगे, ये उस तरह की डिमांड क्या करेंगे, नहीं करेंगे। और अगर कहीं ना कहीं उनके डिमांड होंगे भी तो हम लोग क्या गवर्नमेंट के फॉर्म में, गवर्नमेंट के अंडर में क्या करेंगे, इनको डिमांड को फुलफिल करने की क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। हम लोग इनको क्या करेंगे, सप्रेस नहीं करेंगे। वही हम बात करें जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारा क्या है, जो हमारा 6th शेड्यूल्ड है, ये कहीं ना कहीं क्या करता है, हमें ऑटोनॉमी की बात करता है। क्या बात करता है, कहीं ना कहीं
ऑटोनोमी की बात करता है कि जो भी क्या होना चाहते हैं, अलग होने की डिमांड कर रहे हैं, अलग होने की मांग कर रहे हैं, आप उनको देखो, उनको समझाओ कि उनके क्या डिमांड है, उन डिमांड को क्या करो, मानने की मानो, बजाय आपको बस क्या करना है कि उनको इंडिया से अलग होने नहीं देना है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, रीजनल डिमांड्स क्या होते हैं इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, और जो रीजनल हमारे क्या होते हैं डिमांड होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या करेंगे, तो जो भी रीजनल डिमांड होते हैं हमारे कंट्री के अंदर वो हमें देखने को मिलते हैं, और ना सिर्फ इंडिया के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं, बाकी अदर कंट्री ये चीज़ें क्या हमें देखने को मिलती है। तो रीजनल डिमांड को लोग ख़त्म कैसे कर सकते हैं, तो हमें क्या करना है, उनके साथ बातचीत करनी है, उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनकी क्या डिमांड है, उनको हमें क्या करना है, सुनना है, एंड उनके डिमांड को मानने की कोशिश करनी है। एंड हमारे जो 6th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन के उसमें क्या की गई है, ऑटोनॉमी की बात की गई है कि जो क्या होना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं, किस रीज़न से, आप उनकी डिमांड क्या है, उनकी डिमांड को मानो, है ना। बस आप कोशिश ये करो कि आप उनकी डिमांड को पूरा करो, बस आप किसी भी तरीके से क्या करो, उनको इंडिया से अलग होने न दो। तो ये कुछ क्या है हमारे ऐसे स्टेट से। सेकेंडली हम लोग क्या कर सकते हैं, तो पावर शेयरिंग करके सेंटर लेवल पे, स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे, तो अलग अलग जगह पावर शेयरिंग करके हमको उनके एहसास दिला सकते हैं कि ये देखो, ये कंट्री इंडिया जो कंट्री है ये भी क्या है, आप ही का कंट्री है, आप मिल के क्या हमारे साथ क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो, और आपके जो भी डिमांड है आप हमें डिमांड अपनी बताओ, हम उस डिमांड को क्या करेंगे, पूरी करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारे हैं सेक्शन डी है ना। कौन से हमारे सेक्शन है, सेक्शन डी। इसमें क्या देने, एक पैसेज क्वेश्चन हमें बनाने हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें एक पैसेज दिया गया है, तो हमें क्या करना है, एक पैसेज दिए गए, उसको हमें पैसेज को पढ़ने हैं, एंड उससे कुछ क्वेश्चंस हमें क्या करने हैं, बनाने हैं। तो पहला हमें क्या बोल रहा है, कॉमन्स आर दोज रिसोर्सेज which are not owned by anyone but rather shared by a community. This could be a common room, a community center, a park or a river. यानी कि इसने बताया कि कॉमन्स क्या होते हैं हमारे, तो कॉमन्स कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको कौन करता है, जिनको कोई एक आदमी क्या करता है, ओन नहीं करता है, उनको ओन कौन करती है, तो पूरी के पूरी एक कम्युनिटी क्या करती है, उसको शेयर करती है। दोस्त कुड बी अ कॉमन रूम, ये क्या हो सकता है, एक कॉमन आपका रूम भी हो सकते हैं, एक आपकी क्या हो सकती है, कम्युनिटी सेंटर भी हो सकती है, एक आपकी पार्क हो सकती है, या फिर एक आपकी रिवर भी हो सकती है। सिमिलरली देयर आर सम एरियाज और रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड विच आर लोकेटेड आउटसाइड द सोवरेन जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी वन स्टेट। इसी तरह से क्या बोला गया, तो इसी तरह से क्या है, कुछ ऐसे भी एरियाज हैं, कुछ ऐसे भी रीजन्स हैं, कुछ ऐसे भी जगह है जो वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में क्या करती है, कोई भी एक किसी के भी वो सोवरन के क्या है, जुरिस्डिक्शन के बाहर है। यानी कि वर्ल्ड के अंदर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनको कोई एक पर्टिकुलर पर्सन क्या करता है, या कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप या कोई पर्टिकुलर कंट्री उसको क्या करती है, ओन नहीं करती, उसको सोवरन नहीं करती है, वो सभी के जुरिस्डिक्शन से क्या होता है, बाहर होता है। एंड therefore require common governance by the international community। और इसीलिए क्या होता है, तो उसको क्या करते हैं, कॉमन गवर्नेंस के थ्रू क्या किया जाता है, पूरे इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसको क्या करते हैं, वो लोग रन करते हैं। दीज आर नोन एज कॉमन्स, ह्यूमैनिटीज और ग्लोबल कॉमन्स। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल कॉमन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग ग्लोबल कॉमन्स बोलते हैं। तो पहले हमारे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल कॉमन। तो अगर हम लोग ग्लोबल कॉमन की बात करें तो ग्लोबल कॉमन हमारे कौन से आते हैं, तो ग्लोबल कॉमन के अंदर हमारे ओशियन आते हैं, है ना। ग्लोबल कॉमन के अंदर हमारे क्या आ जाते हैं, और एटमॉस्फेयर आते हैं। वहीं ग्लोबल कॉमन के अंदर हम लोग बात कर लें तो एंटार्क्टिका आते हैं। और अगर हम ग्लोबल कॉमन्स के अंदर बात कर लें तो हमारे जो आउटर स्पेस होते हैं, क्या होते हैं, आउटर स्पेस होते हैं, वो भी क्या करते हैं, हमारे कहीं ना कहीं ग्लोबल कॉमन्स के अंदर आते हैं। तो मोस्टली ये चार ऐसी चीज़ें हैं जो किसके अंदर आती हैं, तो ये चार चीज़ें हमारी ग्लोबल कॉमन्स के अंदर आती हैं। ये चार चीज़ें कहाँ आती हैं, हमारी ग्लोबल कॉमन्स के अंदर हमें क्या होती है, देखने को मिलती हैं, है ना। अब ओशियन की बात करें तो ओशियन पे किसी एक कंट्री का क्या कंट्रोल कभी नहीं हो सकता है। एटमॉस्फेयर के अंदर भी किसी एक कंट्री का कंट्रोल नहीं है। अगर हम बात कर लें एंटार्क्टिका, जो कि हमारा क्या है, कॉन्टिनेंट भी है ना, तो इसके अंदर भी क्या है,
किसी एक का कोई भी कंट्रोल नहीं है। और आउटर स्पेस की बात कर दे तो यहाँ पर भी किसी एक का क्या है, किसी भी एक कंट्री का कंट्रोल नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो कंट्रोल है एक पूरी की पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी मिल के क्या करती है, इनको क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो हमें बताएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल कॉमन। तो हमें कुछ यहाँ पर क्या देंगे, ऑप्शंस देंगे। पहला हमारा है ओशियन फ्लोर, रिवर नर्मदा, थार डिजर्ट और नीलगिरी। तो अगर हम बात करें ग्लोबल कॉमन की तो रिवर नर्मदा को कौन कंट्रोल करते हैं, तो इंडिया के अंदर ही इसको इंडिया क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। थार डिजर्ट भी क्या हमारे इंडिया के अंदर है, इसको इंडिया ही क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और नीलगिरी भी क्या है, इंडिया के अंदर ही, इसको इंडिया ही क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। यानी कि जो ओशियन फ्लोर हमारे हैं इसको ना सिर्फ इंडिया बल्कि बाकी अदर इंटरनेशनल जो काउंसिल है, इंटरनेशनल जो क्या कम्युनिटी है, वो इसको क्या करती है, कहीं ना कहीं कंट्रोल करती है। तो हमारे ग्लोबल कॉमन्स क्या हो जाएंगे हमारे, तो ग्लोबल कॉमन्स हमारे हो जाएंगे ओशियन फ्लोर हो जाएंगे हमारे। तो आप क्या करेंगे, चार नाम याद रखेंगे ग्लोबल कॉमन्स के अंदर जो आते हैं हमारे, ओशियन हो गए, एटमॉस्फेयर हो गए, एंटार्क्टिका, और हमारे लास्ट कौन है, आउटर स्पेस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द अर्थ समिट वॉज हेल्ड इन, है ना, अर्थ समिट कहाँ पर हुआ था। तो जैसे हमें पता है अर्थ समिट हुआ था हमारा 1992 के अंदर। कब हुआ था हमारा अर्थ समिट, कब हुआ था, 1992 के अंदर हमारा क्या हुआ था, अर्थ समिट हुआ था। जिसको बेसिकली क्या हुआ था, तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्वेंशन, है ना, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, है ना, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इन्होंने क्या किया था 1992 के अंदर, क्या किया था, अर्थ समिट करा था। कब कराया था इन्होंने, 1992 के अंदर इन्होंने अर्थ समिट करवाया था। क्या करवाया था इन्होंने, अर्थ समिट। और ये अर्थ समिट कहाँ पर हुआ था हमारा, तो रियो डे जेनेरो में हुआ था, है ना, कहाँ हुआ था, रियो डे जेनेरो में हुआ था। तो हमारे इसमें ऑप्शन कौन से सही हो जाएंगे, तो अर्थ समिट वाज हेल्ड इन, तो रियो डे जेनेरियो हुआ था। कहाँ पे हुआ था, रियो डी जेनेरियो हुआ था हमारा। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज एसोसिएटेड इन डीलिंग विथ इन्वायरमेंटल इशूज। यानी कि यूनाइटेड नेशन की कौन सी ऐसी एजेंसी है जो कि क्या करती है, इन्वायरमेंटल इशू से क्या करती है, इन्वायरमेंटल इशू से क्या करते हैं वो लोग, मतलब डील करते हैं। तो पहला अगर हम लोग देखते हैं कौन से हमारे, यूनेस्को है हमारे, है ना, इकोसॉक है, यूनेप है हमारे, और यूएनएफसीसी है। जैसा हमने अभी डिस्कस किया था यूएनएफसीसी को, ये क्या है हमारे, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या है, ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसमें कहीं ना कहीं क्या की जा रही है, तो इसके अंदर कहीं भी क्या की जा रही है, हमें बात नहीं की गई है। तो इसमें हमारे ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो यूनेस्को। तो यूनेस्को क्या हमारे यूनाइटेड नेशन, क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, क्या है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन में क्या हमें देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे हैं इकॉस, क्या है हमारे, इकोसॉक। तो ये हमारे हो जाते हैं यूनाइटेड नेशन, क्या हो जाते हैं, इकॉस का हमारे क्या हो जाता है, तो इकॉस के हमारे हो जाते हैं यूनाइटेड नेशन एंड सोशल काउंसिल। क्या होते हैं, यूएन। क्या हो जाएंगे हमारे इसके अंदर, तो यूएन क्या हो जाएंगे हमारे, यूएन, है ना, यूएन यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल।
तो ये ऑप्शन भी हमारे क्या हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। यानी कि हमारे लास्ट ऑप्शन कौन से बच गए, UNEP। इसके आंसर हमारे कौन से हो जाएंगे, UNEP हमारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, जिसका क्या है हमारा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। क्या है हमारा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसके हमारे आंसर कौन से हो जाएंगे, हमारे UNEP। क्या हो जाएंगे हमारे, UNEP हमारे आंसर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे हैं वाई इज कॉपरेशन ओवर ग्लोबल कॉमन्स नॉट ईजी। यानी कि ग्लोबल कॉमन्स के ऊपर क्या है, हमारा जो कॉपरेशन होता है वो बहुत ज़्यादा क्या है, आसान नहीं है। इसका पीछे हमें क्या बताना है, रीज़न बताने हैं। तो पहला हमारा है टास्क कैन नॉट बी मॉनिटर्ड। तो पहला बोले क्या, टास्क को हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉनिटर नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। किसने ग्लोबल कॉमन्स के लिए कितना काम किया है, कितना नहीं काम किया है, इन चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि किस कंट्री ने कितना ग्लोबल कॉमन्स के लिए वर्क किया है। तो ये ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारा है लैक ऑफ कॉन्सेंसस ऑन कॉमन इन्वायरमेंटल एजेंसीज। इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर बाद देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है सिमिलर अप्रोच टू इन्वायरमेंट बिटवीन द ग्लोबल नॉर्थ एंड साउथ। तो क्या दोनों के बीच में सिमिलर अप्रोच बिल्कुल भी लोग अलग अलग कंट्रीज के बीच में नहीं है। एंड ऑल ऑफ द तो हमारे आंसर बिल्कुल भी नहीं। तो हमारे ऑप्शन कौन से हो जाएंगे, हमारे ऑप्शन नंबर बी। यानी कि क्या हमारे लैक ऑफ कॉन्सेंसस ऑन कॉमन इन्वायरमेंटल एजेंडाज हैं। यानी कि जो इन्वायरमेंटल के एजेंडाज हैं इस पे अलग अलग कंट्री क्या है, एक दूसरे से सहमत नहीं होते। कॉन्सेंसस मतलब क्या, एक दूसरे से बिल्कुल क्या होते हैं, ये लोग सहमत नहीं होते हैं। अगर हम बात करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज की, किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ की, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या बोलते हैं हमारे, तो डेवलप कंट्रीज क्या बोलती हैं, वर्ल्ड के अंदर जो भी क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम चल रही है, इन्वायरमेंट की जो प्रॉब्लम चल रही है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक साथ आके मिलजुल के क्या करना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा। वहीं डेवलपिंग कंट्रीज़ क्या बोलते हैं, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ क्या कर रहे हैं, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ बोल रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है ना। जितना इन्वायरमेंट को नुकसान आप लोगों ने पहुंचाया है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने, इन लोगों का बोलना ये है डेवलपिंग कंट्रीज़ का कि जितना नुकसान क्या किया है इन्वायरमेंट को, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जितने जिम्मेदार कौन हो, आप लोग हो, उतने जिम्मेदार क्या है, हम लोग बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग उतना पैसा क्यों दें आपको, है ना, क्योंकि नुकसान आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ग्लोबल वार्मिंग आपके कारण बहुत ज़्यादा हो रही है ना, क्लाइमेट चेंज आपकी वजह से बहुत ज़्यादा हो रही है। और जब पैसे देने की बात आई तो आप क्या बोल रहे हो कि हम दोनों को बराबर मिलकर क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो इस तरह से दोनों पार्टीज़ क्या हैं, दोनों अलग अलग कंट्रीज़ क्या हैं, एक दूसरे से कहीं ना कहीं क्या करती है, कॉन्सेंसस नहीं है, यानी कि एक साथ क्या करती है, इस मुद्दे पर नहीं आ पाते, जिस कारण से क्या होता है, ग्लोबल कॉमन्स पे कोऑपरेट कर पाना क्या है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट हमारे कैसे क्वेश्चन है, तो हमारे पैसेज क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पैसेज में इन द गिवन आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। क्या हमें एक पॉलिटिकल इंडिया के मैप बताए गए हैं जिसमें हमें 4 स्टेट्स हैव बीन, हमें क्या किए गए, 4 अलग अलग स्टेट को क्या किए गए हैं, मार्क किए गए हैं एज ABCD। आइडेंटिफाई दिस स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। और उसमें हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है वहाँ पर, तो मैप में जो हमें ABCD दिए गए उसमें हमें क्या करना है, कुछ स्टेट्स को हमें क्या करना है, पहचानने हैं, किसके बेसिस पे, तो हमें उसके बारे में, स्टेट के बारे में कुछ क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। एंड हमें क्या करना है, वहाँ पर करेक्ट नेम लिखने हैं उस स्टेट के आंसर्स के अकॉर्डिंगली। पहला हमें देखने को मिलता है द स्टेट रिलेटेड टू द लीडर हु साइंड द ताशकंद एग्रीमेंट। यानी कि पहला क्या बोला कि ताशकंद एग्रीमेंट जो साइन हुआ था। तो जैसे हमें पता है 1965 में क्या होता है, जब पाकिस्तान वॉर हार जाता है, तो 1966 कब, 1966 के अंदर क्या होता है, तो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में क्या होता है, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है, इसको हम लोग ताशकंद एग्रीमेंट बोलते हैं, है ना। ये कहाँ पर हुआ था, तो ताशकंद में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो ये ताशकंद में हुआ था, है ना। कहाँ पे हुआ था, ताशकंद में हुआ था। और किन के बीच में हुआ था, तो उस टाइम पे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, उस टाइम पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री थे। और ये लाल बहादुर शास्त्री किस स्टेट से क्या कर रहे हैं, बिलोंग करते थे, तो जो लाल बहादुर शास्त्री हैं वो
उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। तो पहला हमारा कौन हो जाएगा इसके अंदर, तो इसके अंदर में यूपी के हो जाएंगे हमारे। सेकंड हमारा है द स्टेट रिलेटेड टू सी नटराजन अन्नादुरई। तो ये बेसिकली क्या था, तो सी नटराजन अन्नादुरई थे, ये बेसिकली क्या है, तो तमिलनाडु के क्या थे, ये तमिलनाडु के क्या थे, ये चीफ मिनिस्टर थे। नेक्स्ट हमारे हैं द स्टेट रिलेटेड टू कर्पूरी ठाकुर हु इम्प्लीमेंटेड द रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। अब कर्पूरी ठाकुर जिन्होंने क्या किया था, रिजर्वेशन किया था कि इनके जो बैकवर्ड क्लासेस हैं इनके जिन्होंने क्या किया था, रिजर्वेशन क्या किया था, इम्प्लीमेंट किया था। तो ये भी क्या थे, बिहार के सीएम रह चुके हैं पहले, है ना, क्या रह चुके हैं, बिहार के सीएम रह चुके हैं। लास्ट है हमारे वीवी गिरी बिलोंग टू दिस स्टेट। और वीवी गिरी कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वीवी गिरी आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं, आंध्र प्रदेश से क्या करते हैं, वीवी गिरी बिलोंग करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या दी गई है, मैप दी गई है ना, यहाँ पर हमें क्या दी गई है, मैप दी गई है। तो पहला हम लोग देख लेते हैं, तो पहला हमारा क्या है, तो फर्स्ट हमारे क्वेश्चन है द स्टेट रिलेटेड टू द लीडर। तो हमारे फर्स्ट में कौन से हो जाएंगे, हमारे यूपी हो जाएंगे, यानी कि ए बी सी एंड डी की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो द स्टेट रिलेटेड टू द लीडर हु साइंड द ताशकंद एग्रीमेंट। तो ताशकंद एग्रीमेंट कहाँ पर साइन किया था, लाल बहादुर शास्त्री ने कहाँ पर साइन किया था, तो वो कहाँ के थे, तो वो यूपी के थे। तो ये वाला पार्ट हमारा कौन सा हो जाएगा, यूपी हो जाएगा हमारा, यानी कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारे कौन से ऑप्शन है, तो नेक्स्ट हमारे ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पर। तो नेक्स्ट हमारे सेकंड क्वेश्चन क्या थे, द स्टेट रिलेटेड टू सी नटराजन अन्नादुरई। तो सी नटराजन अन्नादुरई कहाँ के सीएम थे, हमारे तमिलनाडु के सीएम थे। कहाँ के सीएम थे, तमिलनाडु के सीएम थे। तो सीएम तमिलनाडु हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये पार्ट हमें कहाँ देखने को मिलता है, हमारा तमिलनाडु देखने को मिलता है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, अपने लिस्ट पीछे देखते हैं हमारे थर्ड ऑप्शन को, द स्टेट रिलेटेड टू कर्पूरी ठाकुर हु इम्प्लीमेंटेड रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो कर्पूरी ठाकुर कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारे बिहार से। कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारे बिहार से। क्या रहा हमारा, बिहार रहा, है ना। और लास्ट जैसा कि हमें पता था कि वीवी गिरी कहाँ से बिलोंग करते थे, तो वीवी गिरी आंध्र प्रदेश से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया गया हमें, तो नेक्स्ट में स्लाइड वही दिए गए हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकली हमें क्या करने हैं, ऑप्शन आंसर लिखने हैं। यानी कि जो हमारा फर्स्ट था, तो फर्स्ट का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट का हम लोगों ने क्या किया है, यूपी किया है। फर्स्ट का हम लोगों ने क्या किया है, यूपी। फर्स्ट का हमने क्या किया है, यूपी किया है ना। सेकंड में हमने कौन सा किया है, जो सेकंड हमारे द स्टेट रिलेटेड टू सी नटराजन तमिलनाडु। सेकंड में हमने क्या किया है, तमिलनाडु किया है। सेकंड में हमने क्या किया है, तमिलनाडु किया है। सेकंड में हमने कौन से ऑप्शंस किए हैं अपने, तो सेकंड हमारे कौन से हो जाएंगे, तमिलनाडु हो जाएंगे। और थर्ड में हमारे कौन थे, तो थर्ड में हमारे बिहार थे। एंड फोर्थ में क्या थे, हमारे आंध्र प्रदेश थे। तो इसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करने हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करने हैं, अपने यहाँ पर इंफॉर्मेशन को क्या करने हैं, अरेंज करने हैं। तो फर्स्ट का हमारा कौन सा आया था अभी, तो फर्स्ट का हमने अभी जस्ट किया है, हमारा फर्स्ट का हमारा डी है। तो फर्स्ट हमारे अल्फ़ाबेट कौन से हम लोगों ने किए हैं, तो फर्स्ट में हो जाएगा हमारा अल्फ़ाबेट डी हो जाएगा हमारा, है ना। वही हम लोग बात कर लेंगे सेकंड की। तो सेकंड हमारे अल्फ़ाबेट कौन से हो रहे हैं, तो सेकंड के अंदर हमारे अल्फ़ाबेट हो रहे हैं, सेकंड में हमारा कौन सा आ रहा है, सी आ रहा है। सेकंड में हमारे कौन से ऑप्शन आ रहे हैं, तो सेकंड के अंदर हमें सी ऑप्शन देखने को मिल रहा है ना। थर्ड की हम बात कर लें, तो थर्ड के अंदर जो हमें ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, तो थर्ड के अंदर कौन सा ऑप्शन है हमारा, तो थर्ड के अंदर हमारा ऑप्शन नंबर है ए। थर्ड के अंदर कौन सा ऑप्शन हमारा है, तो थर्ड के अंदर हमारा ए है। और फोर्थ के अंदर जैसा हमें देखा हमने, फोर्थ के अंदर हमारा बी है। इस समय क्या कहते हैं, नेम ऑफ हमें स्टेट, तो हमें डी हमने किस में देखा था, तो डी हमें कहाँ देखा था हम लोगों ने, उत्तर प्रदेश में। कहाँ देखा था, उत्तर प्रदेश में, जहाँ से कौन बिलोंग कर रहे थे, हमारे लाल बहादुर शास्त्री। सी में हमने क्या देखा था, तमिलनाडु, जहाँ से कौन बिलोंग कर रहे थे, अन्नादुरई क्या कर रहे थे, वहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। ए में हमने किसको देखा था, तो ए में हमने देखा था बिहार को। एंड बी में हमने किन्हें देखा था, तो आंध्र प्रदेश। कौन से थे हमारे, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे क्या है, पिक्चर क्वेश्चन है, स्टडी द गिवन कार्टून एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि हमें क्या देखिए, इसमें हमें कार्टून दिए गए, इस कार्टून को हमें क्या करने, देखने हैं। और इस कार्टून को देखने के बाद हमें क्या करने हैं, आंसर देने हैं। तो पहला हमारा है, नहीं हम लोग कार्टून हम लोग देख रहे हैं,
पहला हमें बोल रहा है आइडेंटिफाई एनी टू लीडर्स शोन इन द कार्टून हु हैड वो 1977 इलेक्शंस। तो सबसे पहला हमें क्या देखेगा, पिक्चर जो हमें देखने को मिल रही है, इस पिक्चर के अंदर क्या ये जो पर्सन को बनाया गया है, ये पर्सन कहीं ना कहीं कौन है, ये तो पर्सन कांग्रेस पार्टी है। और 1977 के इलेक्शन के बाद क्या हो चुके, कांग्रेस ने जब इलेक्शन को हारा था और जो अलग अलग लोग थे, जो अलग अलग क्या अलायंस बना करके लोगों ने क्या किया था, कांग्रेस पार्टी को हराया था, ये उनके बारे में क्या किया गया यहाँ पर बताया गया है। तो अगर हम इनके लीडर्स में आइडेंटिफाई करने की बात की जा रही है तो सबसे पहले कौन हो गए हमारे ये, तो ये हो जाएंगे हमारे जगजीवन राम हो जाएंगे, है ना। ये हमारे कौन है, जगजीवन राम। इनकी अगर हम लोग बात कर लें तो ये हमारे हो जाएंगे मोरारजी देसाई, है ना। ये हो जाएंगे हमारे चरण सिंह, कौन हो जाएंगे हमारे चौधरी चरण सिंह। और ये हो जाएंगे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। यानी कि हमें क्या दो लीडर के हमें नाम बताए, हम दो लीडर क्या लिख सकते, कोई भी हमें जगजीवन राम, है ना, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। और एक और पर्सन थे इसके अंदर, कौन थे वो, राज नारायण। कौन से थे, राज नारायण थे। कौन पर्सन थे, राज नारायण थे। ये कुछ क्या थे, पर्सन थे जिनका हम लोग क्या कर सकते हैं, नेम हम लोग लेके लिखेंगे। नेक्स्ट हमें क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द टर्म मीसा। एंड लास्ट में बोल रहा है वाई वॉज द कांग्रेस वोटेड आउट ऑफ पावर। क्या बोल रहा है कि कांग्रेस आखिर की क्या हुई थी, जो कांग्रेस थी ना, वो कांग्रेस पार्टी क्या हो चुकी थी, इलेक्शन जो हारी थी। तो आखिर कांग्रेस पार्टी इलेक्शन किस वजह से क्या हुई थी, हारी थी। एंड नेक्स्ट हमें क्या देखना है, तो मीसा। तो मीसा में देखना है मेंटेनेंस ऑफ, क्या है मीसा, तो मीसा हमारा है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल, क्या है हमारा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। और ये मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी कब आई थी हमारी, तो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में क्या किया गया, यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है वाई वॉज द कांग्रेस वोटेड आउट ऑफ पावर। यानी कि 1977 में जो कांग्रेस पार्टी जो इलेक्शन लड़ रहा था, तो कांग्रेस पार्टी क्या हुई थी, फर्स्ट टाइम 1977 के अंदर कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था, इलेक्शन को वो हारी थी। तो हमें बताने कि कांग्रेस पार्टी वोटेड आउट क्यों थी, इलेक्शन को उसने क्यों हारा था। तो इसके आंसर में हमें क्या देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ आंसर यहीं पर देखने को मिल रहे, क्योंकि 1975 में कांग्रेस पार्टी ने क्या लगाया था, वहाँ पर इमरजेंसी लगा, जो कि 1977 तक क्या चला था, ये चला था हमारा इमरजेंसी। नेक्स्ट उन्होंने सेंसरशिप लगाया था, क्या लगाया था, सेंसरशिप। यानी कि वहाँ पर जो भी क्या होंगे, मतलब जो भी वहाँ के जो प्रिंट है, जो मीडिया है, कुछ भी रिपोर्ट बनाएंगे गवर्नमेंट के अगर कुछ बारे में बताना चाहती है, तो उसके पहले क्या करना पड़ेगा, उनको सरकार को दिखाना पड़ेगा कि उनके बारे में वो क्या मीडिया क्या दिखाना चाहती है। उसके बाद सरकार क्या करेंगे, उनको अप्रूवल देंगे, उसके बाद ही क्या करेंगे, वो उस न्यूज़ को दिखाएंगे। सेकंड हम लोग मीस है, जैसे हमने देखा था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, इसके अंदर क्या किया गया था, तो प्राइम मिनिस्टर जो हमारी उस टाइम पे थी इंदिरा गांधी, उनको क्या दिया गया था, इस एक्ट के अकॉर्डिंगली उनको बहुत ज़्यादा क्या दे दिया गया था, पावर उनको दे दिया गया था। और लास्ट हमारे यहाँ 42nd अमेंडमेंट, यानी कि कंट्री के अंदर 42nd भी क्या हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर को बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई थी। जो सुप्रीम कोर्ट है, जो कोर्ट्स हैं, उनके पावर को कहीं ना कहीं क्या कर दिया था, कम कर दिया गया था। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके अंदर बहुत सारे क्या किए गए थे, चेंजेस किए गए थे, जिस कारण से लोग क्या हो गए थे, लोगों के फंडामेंटल राइट्स क्या कर दिए थे, इससे बहुत ज़्यादा क्या हुए थे, अफेक्ट हुए, जिस कारण से लोगों ने क्या किया था, तो कांग्रेस पार्टी को इलेक्शन से क्या कर दिया था, वोट आउट कर दिया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है फॉलोइंग क्वेश्चंस आर फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स इन ली ऑफ क्वेश्चन नंबर 26। यानी कि जो हमारे क्वेश्चन नंबर 26 ये वाले हैं, किन के लिए है, विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमें, हु लेड द बिहार मूवमेंट। तो बिहार मूवमेंट को कौन लीड करते हैं, जैसे हमें पता है कौन लीड करते हैं, तो बिहार मूवमेंट को जो लीड करते हैं, वो लीड करते हैं हमारे जयप्रकाश नारायण। कौन लीड करते हैं बिहार मूवमेंट को, जयप्रकाश नारायण। और ये मूवमेंट कब होती है, 1974 मार्च के मंथ में। कब होती है, 1974 मार्च के मंथ में। व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द स्टूडेंट्स मूवमेंट इन गुजरात। और गुजरात के अंदर क्या था, जो स्टूडेंट का जो मूवमेंट हुआ था,
तो गुजरात के अंदर जो स्टूडेंट का मूवमेंट हुआ था उसका मेन रीज़न क्या था? तो जो गुजरात के अंदर जो स्टूडेंट मूवमेंट हुआ था उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न क्या था हमारा? तो मेन रीज़न था इन्फ्लेशन था। क्या था? इन्फ्लेशन, क्योंकि वहाँ पे महंगाई क्या हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। जो लोग जो डेली नीड्स के सामान थे ना, खाने पीने के जो सामान थे, ऑयल हो गए, कुकिंग गैस के प्राइस हो गए, तो इन चीज़ों की प्राइस क्या हुई थी, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। साथ ही साथ गवर्नमेंट के अंदर क्या हो चुका था? तो साथ ही साथ गवर्नमेंट वहाँ पर क्या हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा करप्ट हो गई थी। क्या हो गई थी? बहुत ज़्यादा करप्ट हो गई थी। जिस कारण से लोगों ने क्या किया, स्टूडेंट्स ने वहाँ पर क्या किया था, तो मूवमेंट क्या किया था, गुजरात के अंदर स्टार्ट किया था। और गुजरात के अंदर ये जो मूवमेंट होती है वो जनवरी में होती है। कब होती है? जनवरी 1974 के अंदर होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट डज आर्टिकल 352 स्टेट। तो जो हमारा आर्टिकल क्या है, तो आर्टिकल जो हमारा 352 है ये हमें क्या बताता है, तो कंट्री के अंदर क्या बात करता है, तो नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। किसकी बात करता है? नेशनल इमरजेंसी की क्या करता है, बात करता है। और हमारे कंट्री के अंदर 3 अलग अलग ग्राउंड्स पे क्या कर सकते हैं, हम नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज किया जा सकता है। पहला है हमारा वॉर है, सेकंड हमारे हैं इंटरनल, क्या है हमारे? सेकंड हमारे हैं इंटरनल डिस्टर्बेंस। क्या है हमारे? सेकंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। और लास्ट हमारे हैं एक्सटर्नल एग्रेशन। क्या है हमारे? लास्ट एक्सटर्नल एग्रेशन। लेकिन इंडिया के अंदर इमरजेंसी के बाद क्या गया था, इमरजेंसी के जो न्यू प्रोविज़न आए थे, न्यू प्रोविज़न में ये बोला गया, क्योंकि इंदिरा गांधी ने क्या किया था, तो इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टर्बेंस का हवाला देख के क्या किया था, तो हमारे कंट्री इंडिया के अंदर क्या किया, उन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी 1975 टू 1977 तक। तो बाद में इसको क्या नाम दे दिया गया, तो बाद में इसको बोला गया, प्रोविज़न के अंदर चेंज करके इसको बोला गया कि जब तक कंट्री के अंदर क्या होगा, आर्म रिबेलियन नहीं होगा। क्या होगा? जब तक आर्म रिबेलियन नहीं होगा तब तक आप क्या कर सकते हो, कंट्री के अंदर आप इमरजेंसी नहीं लगा सकते हो। साथ ही में ये बोला कि अगर आपको कंट्री के अंदर क्या करना है, इमरजेंसी लगाना है, तो उस टाइम इंदिरा गांधी ने क्या किया था, बिना किसी से पूछे क्या किया था, उन्होंने प्रेसिडेंट को बोल दिया, जो हमारे उस टाइम प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद थे, उन्होंने उनको बोला कि आप क्या करो, तो इंडिया के अंदर, कंट्री के अंदर हमारे क्या कर दो, इमरजेंसी को लगा दो। तो बाद में इमरजेंसी के प्रोविज़न में चेंज करके इमरजेंसी के प्रोविज़न में ये बोला गया कि अगर किसी भी प्राइम मिनिस्टर क्या करना है, कंट्री के अंदर इमरजेंसी लगाना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, तो प्राइम मिनिस्टर क्या करने होंगे, प्राइम मिनिस्टर प्लस जो काउंसिल ऑफ कौन है, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो कौन होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनको क्या करना होगा, रिटन में लिख के देना होगा। क्या करना होगा, इनको रिटन में लिख के देना होगा प्रेसिडेंट को कि आप क्या करो, इस कंट्री के अंदर क्या करो, इमरजेंसी को लगाओ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाई डिड द जनता पार्टी फेल टू रिमेन इन पावर फॉर अ फुल टर्म। यानी कि जब 1977 में क्या बनती है, तो कंट्री के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि 1977 के अंदर एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनती है। कैसी गवर्नमेंट बनती है, नॉन कांग्रेस क्या बनती है, गवर्नमेंट बनती है। ये इसके क्यों बनती है कि 1975 से लेके 1977 तक कंट्री में जो इमरजेंसी रही थी, इससे लोग काफ़ी ज़्यादा क्या हुए थे, परेशान हुए थे। जिस बात को लेकर के अलग अलग लीडर्स ने क्या किया था, तो एक उन्होंने यूनियन बनाया था, अपने अलग अलग लीडर्स की ग्रुपिंग बनाई थी, जिससे क्या करो, इंदिरा गांधी से क्या करेंगे, लड़ेंगे, और लड़ के क्या करेंगे, वो क्या आए थे, पावर में वो लोग आए थे। लेकिन इसके बाद भी क्या होता है, लोग फुल टर्म क्या कर पाते हैं, 5 साल तक के लिए क्या कर पाते हैं, रूल नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे का रीज़न था कि सबसे पहले हमारे कौन थे, तो जो जगजीवन राम थे, कौन थे, एक थे हमारे जगजीवन राम। ये कौन थे, तो ये बहुत बड़े क्या थे, लीडर थे, जो इंदिरा गांधी के टाइम पे, यानी कांग्रेस के टाइम पे क्या रहे थे, बहुत बड़े क्या थे, लीडर थे, है ना। एमपी भी रहे थे, बहुत ही क्या थे, एमपी बहुत लंबे समय तक क्या रहे थे, ये एमपी रहे थे। सेकंड थे हमारे चौधरी चरण सिंह। कौन थे हमारे, चौधरी चरण सिंह। कौन थे, चरण सिंह थे। तो ये क्या थे, उत्तर प्रदेश में किसान के क्या थे, बहुत बड़े क्या थे, लीडर थे। तो ये बोल रहे थे कि क्या करो, तो ये भी एक कैंडिडेट थे। और एक हमारे कैंडिडेट थे मोरारजी देसाई। कौन थे हमारे, मोरारजी देसाई। तो ये तीनों क्या बोल रहे थे, कि तीनों का डिमांड था कि हमको क्या करना है, प्रेसिडेंट, हमको प्राइम मिनिस्टर बनना है,
तो तीनों की अपनी अलग अलग क्या थी, डिमांड थी। हर कोई क्या बोल रहे थे कि हमको क्या बनना है, प्राइम मिनिस्टर बनना है। अब क्योंकि मोरारजी देसाई क्या था, 1966 क्या थी, 1966 और 1967 में जब कांग्रेस के अंदर क्या हुई थी, इंटरनल इलेक्शन हुई थी, जिसमें ये बात को चुनना था कि अब कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो कौन बनेगा। तो इंदिरा गांधी और इनके बीच में क्या हुआ था, काफ़ी टफ कंपटीशन हुआ था। मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में काफ़ी टफ कंपटीशन हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, इंदिरा गांधी को बाद में लोगों ने क्या बोला कि इंदिरा गांधी को क्या बनना चाहिए, इंदिरा गांधी को ही क्या बनना चाहिए, नेक्स्ट पीएम बनना चाहिए। हालांकि जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे, वो डिजर्विंग कैंडिडेट कौन थे, मोरारजी देसाई थे। जिस कारण से क्या 1970 में जब सरकार बनी जनता पार्टी की, तो इन मोरारजी देसाई ने बोला कि नहीं, अब मुझे क्या बनना है, प्राइम मिनिस्टर बनना है ना। चरण सिंह बोल रहे कि मैं क्या हूँ, बहुत बड़ा नेता हूँ किसानों का, तो मैं क्या बनूंगा, पीएम बनूंगा। और जगजीवन राम बोल रहे हैं कि ना, मैं भी क्या हूँ, मैं बहुत लंबे से कह रहा हूँ कांग्रेस के अंदर मिनिस्टर रहा हूँ, तो मुझे क्या है, काफ़ी सरकार देने का एक्सपीरियंस है, तो पीएम कौन बनेगा, मैं बनूंगा। इन तीनों में क्या होती है, अलग अलग मतभेद होती है। हालांकि बाद में क्या होती है, मोरारजी देसाई को बाद में क्या किया जाता है, पीएम बना दिया जाता है। लेकिन इनके अंदर क्या होते हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि जो कंट्री में जो इमरजेंसी लग गई थी, इस बात को लेकर लोग क्या थे, कांग्रेस से नाराज तो थे, जिस कारण से इनकी सरकार बनती है ना। सरकार भी अपने क्या कर पाते हैं, बना लेते हैं, लेकिन इनकी सरकार ठीक से पूरे 5 साल नहीं चल पाती है। जिसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि ये क्या थे, इनके अंदर क्या थी, इनके अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत थे, है ना। हर कोई क्या थे, एक दूसरे के कहीं ना कहीं अगेंस्ट थे कि ना पीएम बनने के लिए। इस कारण से क्या होती है, इनकी डायरेक्शन ठीक से ये काम नहीं कर पाते हैं। क्या होता है, डायरेक्शन ठीक से ये क्या करते हैं, सही डायरेक्शन में काम नहीं कर पाते हैं, है ना। लीडरशिप क्या करती है, इनके अंदर एक कॉमन जो लीडरशिप होती है, क्या होती है, जो कॉमन लीडरशिप होती है इनके अंदर क्या होती है, लैक होती है। जिस कारण से जो अपोजिशन पार्टी थी उस टाइम पे, उनको क्या करती, काफ़ी क्या करती है, क्रिटिसाइज करते हैं कि आपके अंदर क्या है, तो आपके अंदर यूनिटी नहीं है, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर क्या, आप सही डायरेक्शन में क्या करते हो, काम नहीं कर पा रहे थे। जिस कारण से क्या होता है, 1980 के अंदर क्या होती है, इनकी सरकार क्या होती है, गिर जाती है। 1980 के अंदर क्या होते हैं, वापस से इलेक्शन होते हैं, एंड उस इलेक्शन के अंदर फिर से कौन आती है, तो फिर से इंदिरा गांधी क्या करती हैं, देश की पीएम बनती हैं।